ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अपने सेकेंड चैप्टर का, जो कि है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आप लोगों ने अभी इसके पहले बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी होंगी, जैसे कि संयोजकता के बारे में पढ़ा होगा और इसमें समूह क्या होता है और आवर्त क्या होता है, इसके बारे में भी अध्ययन किया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समूह, आवर्त और कुछ तत्वों के बारे में जानकारी बेसिक हो गई होगी। और उसके साथ-साथ परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, ये भी आपको जानकारी हो चुकी होगी। आज हम लोग देखेंगे परमाणु आकार के बारे में, कि परमाणु का आकार आखिर ज्ञात कैसे किया जाता है। आकार ये द्रव्यों का मूलभूत गुणधर्म है। अगर कोई चीज, कोई वस्तु है या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर द्रव्यमान हो, तो obviously उसका कोई आकार होगा, है ना। और हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है वो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह होता है, कि सेंटर में जैसे एक सन होता है, उसके चारों तरफ सभी जो सैटेलाइट ग्रह होते हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये परमाणु भी होता है। बीच में होता है केंद्रक और उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं होती हैं, है ना। जैसे कि आप देख रहे हो कि सूर्य की जगह पे यहाँ पे केंद्रक है, डायग्राम में आप देख रहे हो। और जो विभिन्न कक्षाएं आपको दिख रही हैं, वो जैसे कि विभिन्न ग्रहों की कक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रत्येक कक्षा में, यानी जो KLM कक्षाएं होती हैं, उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है प्रत्येक कक्षा की, ये भी आपने अध्ययन किया होगा। आज हम लोग देखते हैं परमाणु आकार के बारे में। परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है ना। त्रिज्या आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जो परमाणु है वो सर्कुलर होता है, यानी गोल आकार में होता है। अब गोल मतलब कि खाली टू डायमेंशनल नहीं होता है, ये गेंद की तरह होता है। गेंद जैसे कैसे होता है थ्री डायमेंशनल, उसी प्रकार ये थ्री डायमेंशनल गेंद के प्रकार होता है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक लाइन से सब लोग घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ये भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सब एक ही एक्सिस पे घूम रहे हैं, एक ही अक्ष पे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबके घूमने का अक्ष अलग-अलग होता है। ये केवल आपको शो करने के लिए इस प्रकार डायग्राम बनाया गया है। फिर स्वतंत्र परमाणु में परमाणु की त्रिज्या अर्थात परमाणु के केंद्रक तथा बाह्यतम कवच के बीच का अंतर होता है। केंद्रक आप देख रहे हो, एकदम सेंट्रल जहाँ से ये रेखा शुरू हुई है, जहाँ से ये रेखा शुरू हुई है, उसके बाद बाह्यतम कवच, जो सबसे बाहर का कवच होता है, बाहर का ग्लास होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, वो होती है परमाणु त्रिज्या। जैसे वृत्त का हम लोग अगर उसका निकालना हो, उसका जो साइज़ निकालना हो वृत्त का, तो हम लोग उसका डायमीटर के अनुसार या फिर रेडियस के अनुसार निकालते हैं। त्रिज्या या फिर उसका व्यास होता है, वो मापते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लोग त्रिज्या लेंगे परमाणु का और उसी त्रिज्या के आधार पर हम लोग पता करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक परमाणु का आकार क्या होता है। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए नैनोमीटर से भी छोटा पिकोमीटर इस इकाई का उपयोग करते हैं, है ना। पिकोमीटर जो कि नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर होता है 10 घाते 9, है ना, -9 होता है, 10 घाते -9। और पिकोमीटर उससे भी छोटा, यानी कि 10 घाते ऋण 12 मीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना छोटा होता है ये परमाणु, और उसका साइज़ निकालना और भी मुश्किल काम होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैंने यहाँ पे दिए हैं, लिथियम का देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि अंदर के सेंटर से लेके बाहर की कक्षा तक जो उसका रेडियस होता है वो हम निकालते हैं। यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही कक्षा होती है, तो खाली पहली कक्षा तक हम लोग ले लेंगे। लेकिन लिथियम के पास 2 कक्षा है, तो लिथियम का अगर परमाणु आकार निकालना हो तो सेंटर से लेके जो बाहर की कक्षा होती है, अंदर की कक्षा को हम भूल देंगे, छोड़ देंगे उसको, बाहर की कक्षा तक आते हैं। तो यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है वो उसका परमाणु आकार। सोडियम 3 कक्षा होती है यहाँ पर, तो बाहर की कक्षा तक आएँगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से हम लोग परमाणु की त्रिज्या निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे परमाणु आकार में श्रेणीबद्धता। श्रेणीबद्धता क्या होता है? श्रेणीबद्धता होता है कि यानी एक किसी स्पेसिफिक नियम के अनुसार एक के बाद दूसरा ही उसकी त्रिज्या बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि पहले की त्रिज्या बहुत बड़ी है, दूसरे की छोटी हो गई, फिर तीसरे की फिर बड़ी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आरोही क्रम होता है ना?
लेकिन अगर आकार की बात करें, अगर बाएँ से दाएँ जाओगे, बाएँ से दाएँ यानी जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 आवर्त लिए हैं। आवर्त यानी क्या? जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, है ना? क्षितिज के जो समांतर पंक्तियाँ होती हैं। तो परमाणु का जो आवर्त है दूसरा और तीसरा, वो मैंने यहाँ पे लिया है। तो दूसरा आवर्त है उसमें लिथियम, बेरिलियम, फिर है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे 152, 111, फिर 88, 77, 70, 74, 72, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो यहाँ पे इनका जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, लगातार घटते जा रहा है। उसी प्रकार देखिए सेकंड आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनका भी आकार यहाँ पर बढ़ते लगातार कम होते जा रहा है। तो आप एक यहाँ पे श्रेणी देख रहे हो कि लगातार एक ग्रेडेशन यहाँ पे हमको प्राप्त होता है। सामान्यतः आवर्तों में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या कम कम होती जाती है। अब यहाँ पे आप पूरा परमाणु का एक टेबल देख रहे हो, है ना? परमाणु का पूरा एक टेबल देख रहे हो। अब इसमें आप देख रहे हो कि 2 प्रकार से दिया गया है, ऊपर से नीचे आते समय और बाएँ से दाहिनी तरफ जाते समय। जब आप बाएँ से दाहिनी तरफ जा रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है कि इनका साइज़ घटते जा रहा है ना? बाएँ से दाहिने तरफ जा रहे हो, आप देख रहे हो कि लगातार जो परमाणुओं का आकार है, वो घटते जा रहा है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आने पे आप देख रहे हो, है ना? ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आ रहे हैं, तो लगातार आकार बढ़ते जा रहा है। और ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से तैयार करिए, इसको मार्क कर लीजिए आप। क्वेश्चन क्या होता है? कारण बताओ में आता है कि बाएँ से दाहिनी तरफ जाने पर परमाणुओं का आकार लगातार घटता क्यों जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रकार से होगा कि जब हम लोग बाएँ से दाहिनी तरफ यानी जो हमारा ये तत्वों का जो सारणी है, इसमें बाएँ से दाहिनी तरफ जब जाते हैं, तो नए-नए इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते जाते हैं। इतना याद रखिए, बाएँ से दाहिने तरफ जाने पे इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं और ऊपर से नीचे आने पर कक्षाएँ जुड़ती हैं, है ना? बाएँ से दाहिने जाने पर इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते जाते हैं और ऊपर से नीचे आने पर कक्षाएँ जुड़ती जाती हैं। अब क्योंकि जब बाएँ से दाहिने जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं, तो उनका सेंटर से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जितने अधिक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उनका सेंटर की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। अब सेंटर की तरफ आकर्षण बढ़ेगा तो क्या होगा? उनका साइज़ थोड़ा सिकुड़ जाता है। जो उनका आकार होता है सर्कल वो सिकुड़ जाता है। बीच में आकर्षण होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसका जो आकार है वो घट जाएगा। इसी कारण से क्या होता है, अब पहले समूह में देखिए, अगर मैं बात करूँ पहले समूह की, पहला समूह है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आप कर सकते हो सीरीज़ वाइज़। तो जो पहला समूह है, इसका जो नियम है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाह्यतम कक्षा में पहले समूह के जितने भी तत्व हैं, उन सभी की जो बाह्यतम कक्षा होती है, उसमें मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना? 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब दूसरी कक्षा में हम लोग दूसरे समूह में आते हैं, दूसरे समूह में, तो वहाँ पर क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो उन दोनों का कंबाइंड यानी एक साथ में सामूहिक अट्रैक्शन जो बीच में है, वो बढ़ जाता है। एक अकेला इलेक्ट्रॉन था तो बीच में अट्रैक्शन कम था उसका। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया तो उनका साइज़ कम हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, जब तीसरी समूह में 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, सेंटर में अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। अब कंबाइंड देखिए सबका जो बीच में अट्रैक्शन है कंबाइंड एक संयुक्त उनका जो आकर्षण है वो बढ़ते जा रहा है। 4th में आएँगे तो, है ना? जब 4th में आते हैं तो 4th में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। है ना? फिर 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उनका जो बीच में सिकुड़न होता है वो बढ़ते जाता है और इनका आकार छोटा से छोटा होते जाता है। अब बात करते हैं ऊपर से नीचे आने की। जब हम लोग समूह या अपने आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं समूह में, है ना? समूह में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? नए-नए यहाँ पर कक्षाएँ जुड़ती जाती हैं। आवर्त में क्या होता है? नए-नए इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं लेकिन समूह में नई-नई कक्षाएँ जुड़ती हैं। अब यहाँ पे जो आवर्त का नंबर है उतनी कक्षाएँ होती हैं, उतने आप कक्षाएँ जैसे कि पहला आवर्त है, तो यहाँ पे 1 ही कक्षा होती है। दूसरा आवर्त है, यहाँ पे 2 कक्षा होती है। तीसरा आवर्त 3 कक्षा, चौथा आवर्त 4 कक्षाएँ होती हैं, 5वाँ, 6वाँ, इसी प्रकार 7वाँ, तो यहाँ पे आपको खाली 6 तक दिखाया गया है। तो इस प्रकार कुल मिला के 7 कक्षाएँ होती हैं।
और इनको तो आपको पता ही है कि ये क्या होते हैं, यहाँ बीच में पाए जाने वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, है ना? अभी हम देखते हैं आगे, आधुनिक आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। आधुनिक आवर्त सारणी देकर उपयुक्त तत्वों के समूह बताइए। है ना? आपको क्या करना है कि आप अपना जो आपका ये तत्वों का सारणी दी गई है, टेबल दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी दी गई है, उसमें आप क्या करोगे कि इस प्रकार से आप तत्वों को ऑब्जर्व करोगे और बताओगे कि ये कौन से आवर्त के तत्व हैं। पहले क्या पूछा है? आधुनिक आवर्त सारणी देखकर उपयुक्त तत्वों के समूह बताइए। समूह यानी आपको कॉलम बताना है ऊपर से नीचे आने की तरफ, है ना? तो कौन सा समूह है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये समूह है कौन सा? पहला, है ना? क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, है ना, लिथियम, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब समूह पहले के तत्व हैं, समूह क्रमांक 1 के तत्व हैं। फिर बोला गया है उपयुक्त तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्याओं के आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको क्वेश्चन आता है और ये आपको जैसे कि 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन है। तो बड़ा वाला जो लास्ट का क्वेश्चन आता है उसमें 1-1 नंबर के लिए मिला के ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस ट्यूटोरियल के जो बीच में क्वेश्चन दिए गए छोटे-छोटे, इनको भी ज़रूर तैयार करिए। अब आपने पहला का आप क्या देखा कि ये समूह 1 के तत्व तत्व हैं। क्या लिखेंगे इसके लिए आंसर हम लोग? समूह 1 के तत्व हैं, है ना? फिर उसके बाद है उपयुक्त तत्वों को उनके आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? छोटा वाला, है ना? 151 सबसे छोटा यही है, नंबर 1 पे ये आएगा। उसके बाद क्या है? 186 नंबर 2 पे ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 231 नंबर 3 पे आ जाएगा। 244 ये नंबर 4 पे आ जाएगा। 262 सबसे बड़ा यही दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा? नंबर 6 पे, है ना? तो इस प्रकार से क्या करना है, अब इसको आपको ऑब्जर्व करना है कि जो हमने व्यवस्था यहाँ पे नंबरिंग किया, क्या कॉलम में इसी प्रकार है? तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। क्या दी गई व्यवस्था आधुनिक आवर्त सारणी के समूह के एक के अनुरूप है? जो हमने अभी नंबर लिखा, आप उसको ऑब्जर्व करोगे टेबल में और इसको आप मार्क कर लीजिए, एक होमवर्क की तरह इसको ज़रूर लिखिए, है ना? अब इसको आप देखिए कि क्या ये व्यवस्था आधुनिक आवर्त सारणी के समूह के समान है? तो हमने जो अभी मार्किंग की, लिथियम सबसे छोटा था और सीसियम सबसे बड़ा था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल जो टेबल में नंबर दिया गया है ऊपर से नीचे, वही व्यवस्था आपको दिखाई देती है। उपर्युक्त में से सबसे बड़ा परमाणु और सबसे छोटा परमाणु वाला तत्व कौन-सा है? सबसे बड़ा परमाणु कौन-सा है? 262 यानी सीसियम, और सबसे छोटा परमाणु किसका पाया जा रहा है यहाँ पे? 151 यानी लिथियम, है ना? तो ये छोटे-छोटे प्रश्न हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। किसी समूह में ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन में कौन-सा आवर्ती झुकाव दिखाई देता है? इतना याद रखिए बच्चों कि जैसे-जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है और वैसे-वैसे उनकी जो पॉज़िटिविटी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, जो छोड़ने की, त्यागने की कैपेसिटी होती है, वो भी बढ़ता जाता है। और उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जैसे-जैसे उनका आकार बड़ा होता है, जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका केंद्र से आकर्षण कम होते लगता है। जब उनका केंद्र से आकर्षण कम हो जाता है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत ही आसान हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं आगे, धातु, अधातु गुणधर्म, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, है ना? सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त का निरीक्षण कीजिए और उनका धातु एवं अधातु में वर्गीकरण कीजिए, है ना? तृतीय आवर्त यानी आपको अपने टेबल में जो तीसरा यहाँ पे आवर्त दिया गया है, क्षैतिज पंक्ति दी गई है, आपको उसमें ध्यान देना है। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वो लिख के रखा हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और लास्ट में यहाँ पे आर्गन होता है। आर्गन मैंने छोड़ दिया है, वो आइडियल गैस है, तो उसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन
आप उसको जॉइन कर सकते हो तो वो भी ठीक रहेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, धातुएँ आवर्त सारणी के किस ओर हैं, बाएँ या दाएँ ओर? थर्ड क्वेश्चन है, आपको अधातुएँ आवर्त सारणी में किस ओर दिखाई दिए, है ना? सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त का निरीक्षण कीजिए, धातु अधातु में वर्गीकरण कीजिए। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, ये तो शुद्ध धातु होते हैं। है ना? इनको धातु की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर लास्ट का है जो सल्फर, क्लोरीन और उसके बाद आता है आर्गन, वो सब अधातु हैं। फास्फोरस भी अधातु है। सिलिकॉन, सिलिकॉन को यहाँ पे उपधातु यानी धातु सदृश तत्व होता है। ये 50% कैरेक्टर जो होता है धातु के शो करता है और 50% कैरेक्टर जो होता है वो अधातु के, यानी कि दोनों के ही कैरेक्टर ये शो करता है। सेकंड का कोई आंसर क्या है? धातुएं आवर्त सारणी के किस ओर है? तो धातुएं किस ओर है? बाई ओर है ना? धातुएं बाई ओर है और अधातुएं यह दाई ओर है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पे आंसर के साथ लिखा हुआ है। ऐसा दिखाई देता है कि सोडियम, मैग्नीशियम ऐसे धातु तत्व बाईं ओर है, सल्फर, क्लोरीन जैसे अधातु तत्व आवर्त सारणी के दाहिनी ओर है। इन दोनों प्रकारों के मध्य सिलिकॉन यह धातु सदृश तत्व है। इसी प्रकार का संबंध दूसरे आवर्त में भी दिखाई देता है। अब आप क्या करेंगे फ्री टाइम में कि आप अपना इस आधुनिक आवर्त सारणी का निरीक्षण करेंगे और प्रत्येक आवर्त में आपको धातु, अधातु और धातु सदृश का वर्गीकरण करना है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा और भी इसके बारे में जानकारी और धातुओं की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का देखिए जो लास्ट के आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं, इतना जो पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना? इसमें आप जो तिरछी मिर्ची है, टेढ़ी-मेढ़ी सीढ़ी के समान रेखा देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगी कि आपने हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि यहाँ पे सब धातु होते हैं, यहाँ पे अधातु होते हैं और यहाँ पे धातु सदृश होते हैं। है ना? लेकिन अब आप पढ़ रहे हो कि इस रेखा के चारों तरफ भी धातु, अधातु और धातु सदृश तत्व होते हैं। बच्चों ये डिपेंड करता है उनके आकार के ऊपर, है ना? अब देखिए जैसे कि अगर आप यहाँ से आकार घटाते जा रहे हो, तो यहाँ पे आकार छोटा हो जाएगा लास्ट में आते-आते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आकार बढ़ते जा रहा है। तो लास्ट का जो आकार होगा ये कितना भी कम होते-होते यहाँ पर आएगा। तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ का शेप होता है इस धातु का, ये लगभग यहाँ के बराबर हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है ना? और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता भी बढ़ती जाती है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो फिर क्या होता है इसीलिए यहाँ पर इस तरफ सब धातु, इस तरफ अधातु और इस पटरी के आस-पास जो है वो सब धातु सदृश तत्व होते हैं, है ना? नेक्स्ट वन देखते हैं। धातु और अधातुओं के विशिष्ट रासायनिक गुणधर्मों में अंतर करके देखें। सरल आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्रों से ऐसा दिखाई देता है कि उनमें पाए जाने वाला धन आयन या धातु से तो ऋण आयन अधातु से बना है। यहाँ पे मैंने कुछ धातु और उनके आयन, कुछ अधातु और उनके आयन यहाँ पे दिए हैं सामने। अब आप देख रहे हो कि लिथियम जो है, लिथियम क्या है? वो धातु है ना? इसका जो आप देख रहे हो साइज़ पिकोमीटर में है 152, लेकिन जैसे ही ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पे क्या बन गया इसका? यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिथियम का आयन बन गया, पॉजिटिव साइन दिख रहा है मतलब कि धन आयन। धन आयन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? धातु करता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कौन करता है? अधातु करता है। अब यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन देख रहे हो आप लोग, है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन देख रहे हो? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये लोग अधातु जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं और धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब सोडियम क्या है जब उसका साइज़ क्यों घट जाता है? जब अपना मैंने कहा ना कि 3 कक्षाएँ होती हैं सोडियम में 1, 2 और 3 कक्षा होती है। बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन में सोडियम की बात कर रही हूँ यहाँ पर।
1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये क्लास खत्म हो गया अब ये। अब ये क्लास खत्म, अब उसका साइज़ क्या हो गया? दूसरे क्लास के अकॉर्डिंग हो गया। तो उसका साइज़ इसलिए घट जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धातु के परमाणु की प्रवृत्ति स्वयं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाने की होती है। इसे ही परमाणु की विद्युत धनात्मकता कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क के लिए कि धातुओं की धनात्मकता या फिर परमाणु की धनात्मकता किसे कहते हैं? तो आपको ये आंसर यहाँ से लिखना पड़ेगा इधर से, धातु के परमाणु की प्रवृत्ति स्वयं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर लिखोगे। धातु के परमाणु की प्रवृत्ति स्वयं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की होती है। इसे ही परमाणु की विद्युत धनात्मकता कहते हैं। इसके विपरीत अधातुओं के परमाणु की प्रवृत्ति बाहर के इलेक्ट्रॉन संयोजकता कवच में ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की होती है। अब देखिए जो अधातु होते हैं उनका आकार बढ़ता है। क्लोरीन का देखिए पहले आकार कितना था? छोटा था, 99 पिकोमीटर। लेकिन जब वो आयन बनाता है, आयन बनाने का मतलब क्या? उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। पहले कितना इसका क्लास था, है ना? अब इसका जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऊपर एक आयन बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर इसका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, किस प्रकार से आयन बनता है? आपने देखा ही कि सोडियम जो है 2 8 है, इसकी संयोजकता होती है। हाँ, संयोजकता आपको पता होनी चाहिए कि संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर्स होते हैं। अगर सोडियम की बात करें तो बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन की बात करें तो बाहर की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ता है, तब जाके वो स्थिर होगा, और सोडियम को स्थिर होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है ना? हर किसी का, हर देखिए जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, हर किसी की इच्छा क्या होती है? हर कोई तत्व क्या चाहता है? स्थिर होना। स्थिर होना मतलब वो स्टेबल होना चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है कि जो उसके सामने उसका एक आइडियल गैस समूह है ना? यानी अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी में देखोगे तो आवर्त की बात कर रही हूँ। आवर्त में आप कक्षा, अपने नंबर अपने समूह नंबर 1 से लेके 18 तक जाते हो किसी आवर्त में। तो 18 नंबर का तो आपको पता है कि उसको आइडियल गैस कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मतलब समझ लीजिए कि ना वो किसी झगड़े में पड़ रहा है और ना ही किसी लेन-देन में पड़ रहा है, वो अपना एकदम स्थिर है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आदर्श, है ना? वो एक आदर्श गैस है। तो उसी प्रकार हर कोई चाहता है, हर तत्व चाहता है कि हम उसने जो हमारे घर का जो बड़ा मुखिया है अपना, जो हीलियम है, नियॉन आर्गन है, समूह 18 का तत्व जो है, उसके समान हम लोग भी आदर्श बने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिसके पास एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन, यानी 4 से कम की बात कर रही हूँ मैं। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला जो परमाणु है, वो 1 आयन ऊपर बनाएगा, 1 धन आयन। जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो 2 धनायन बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3 धनायन बनाएगा। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसका क्या? क्योंकि जब 4 इलेक्ट्रॉन किसी तत्व में हैं, तो सामने वाले तत्व के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके पास 2 ऑप्शन हैं, कि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, है ना? अब वो क्या कन्फ्यूज़ है कि 4 इलेक्ट्रॉन हमको त्यागना है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। अब जब यहाँ पे मुकाबला सेम होता है, मतलब इस सामने वाले के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा वो? वो इलेक्ट्रॉन ना त्यागता है ना ग्रहण करता है। अब वो करता है शेयरिंग, कि चलो भाई तुम भी अपना अष्टक पूरा कर लो और हम भी अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो क्या करेगा वो? शेयरिंग करता है, मतलब कि दोनों ही अपने-अपने इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं बाहर के। तो उससे क्या होता है, और यही क्या बनता है यहाँ पर, सहसंयोजकी बंध बनता है। आपने बंध के बारे में पढ़ा होगा, आयनिक बंध होता है और सहसंयोजकी बंध होता है। तो आयनिक बंध वही बनाएँगे जिनके आयन बनते हैं, धन आयन और ऋण आयन बनते हों। और जिनके आयन नहीं बनते, जिनके कक्षा में बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनके आयन नहीं बन सकते, ऐसे लोग शेयरिंग करते हैं, सहसंयोजकी बंध बनाते हैं। और मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि जिनके अंदर सहसंयोजकी बंध होता है, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, है ना?
तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि धात्विक और अधात्विक गुणधर्म प्रदर्शित होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो ऋण आयन बनेगा, उसको ऋणात्मकता कहते हैं धातुओं की, तत्वों की ऋणात्मकता कहते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है उसको बोलते हैं विद्युत धनात्मकता कहते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होता है यानी जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो खाली केंद्रक में है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो बाहर के कितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको जो धन आयन है बीच में, यानी बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन्स हैं, वो तो अट्रैक्ट करेगा ही। लेकिन प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में, क्योंकि दोनों कक्षा में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ही है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाने की कोशिश करूँ, ये दूसरी एक पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सेंटर से तो अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, मतलब धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऋण चार्ज वाला है। इनके बीच तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये भी ऋण है और ये भी ऋण है, तो इनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण आपने पढ़ा होगा अभी, है ना? आकर्षण विपरीत चिन्ह, विपरीत आयनों के बीच में होते हैं और विपरीत जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में होते हैं। यहाँ पे विपरीत चार्जेस कहाँ पे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और समान चार्जेस किसके बीच में है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को ढकेलने का काम करते हैं। वो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अभी आगे। इसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उन पर धन आवेशित केंद्र के कारण बल के कारण परमाणु में स्थिर होते हैं। संयोजकता कवच के इलेक्ट्रॉन और परमाणु केंद्र के बीच स्थित आंतरिक कवचों में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल प्रयुक्त करने वाला परिणामी केंद्र की आवेश ये मूल केंद्र की आवेश के अपेक्षा थोड़ा कम होता है। मतलब जितना अट्रैक्शन उनका होना चाहिए सेंटर में, बाहर के इलेक्ट्रॉनों का, बाहर के इलेक्ट्रॉनों का जितना अट्रैक्शन सेंटर में होना चाहिए उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो उनको ढकेलने का काम करते हैं। धातुओं में पाए जाने वाले संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कम संख्या 1 से लेके 3 तक, जो मैंने अभी आपको समझाया, तथा इन संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर प्रयुक्त होने वाले कम परिणामी केंद्रकीय बल, इन दोनों घटकों के एकत्रित परिणाम के कारण धातुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर स्थायी निष्क्रिय गैसीय संरूपण वाला बनने की प्रवृत्ति होती है। जैसे मैंने कहा कि हर कोई आइडियल गैस की तरह बनना चाहता है अपने आवर्त में, अपने ही आवर्त में जो लास्ट में आइडियल गैस है उसके जैसा बनना चाहता है। इसके लिए धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहती हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन को, जो एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन है ना? 1 से लेके 3 तक जो इलेक्ट्रॉन है उनको त्यागना चाहते हैं। और जिनके पास 5 से लेकर 7 तक यानी 5 से लेकर 7 तक जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे कि बाहर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए अपना अस्त्र। क्या करेगा? वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा ताकि वो अपनी आवर्त के आइडियल गैस के समान यानी आदर्श गैस के समान स्थिर हो जाए। लेकिन उसी आवर्त में जो धातु है यानी समूह 1 से लेके 3 तक, समूह 1 से लेके 3 तक जो तत्व हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कोशिश करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने आवर्त के जो आइडियल गैस है, उसके समान स्थिर हो जाए। आधुनिक आवर्त सारणी के स्थानों से तत्वों के धात्विक गुणधर्म का आवर्ती झुकाव स्पष्टता से समझ में आता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, है ना? फर्स्ट कॉलम यानी पहले समूह के तत्व कुछ दिए गए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इनका एक जो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण बोल सकते हो। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण वो यहाँ पे दिया गया है। हाइड्रोजन का 1 है यहाँ पर, फिर लिथियम में 3 होता है तो दूसरी कक्षा में 1 है। उसके बाद सोडियम में तीसरी कक्षा में 1 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
पहली कक्षा होती है, यहाँ पे दूसरी कक्षा में 1, यहाँ पे तीसरी कक्षा में 1, चौथी कक्षा में 1 पोटेशियम में। इतनी कक्षाएँ जुड़ी हैं, यहाँ पर कक्षाएँ वहाँ पर हाइड्रोजन